हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द सीरीज अचीवर। एंड आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग ह्यूमन का फर्टिलाइजेशन इवेंट डिस्कस करने वाले हैं। फर्टिलाइजेशन वो इवेंट है जिसका नाम सुनते ही दिमाग में एक इमेज तो बन जाती है कि दैट इवेंट इज ऑल अबाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट। और ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? द मिक्सिंग ऑफ गैमीट, fusion of gamete or mixing of gamete, and that fusion of gamete means the mixing of sperm with ova. So this is the initial stage of fertilization. It starts from the mixing of gamete. We have discussed in the previous videos that the site of fertilization, मतलब ये जो इवेंट होता है, ये इवेंट होता है इस फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला इस्थमिक जंक्शन पे। आज इस फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को हम लोग बिल्कुल सीक्वेंस वाइज लेके चलेंगे, सीक्वेंस वाइज सारे इवेंट्स को समझेंगे, बिकॉज ये टॉपिक जितना इजी लगता है उतना इजी है नहीं। एक्चुअली फर्टिलाइजेशन का सिर्फ मतलब मिक्सिंग ऑफ गैमीट या फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं है। मिक्सिंग ऑफ गैमीट इज द इनिशियल स्टेज। उस मिक्सिंग ऑफ गैमीट के बाद इट प्रोसीड्स फॉर द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। So let's understand the event of fertilization one by one in a sequential order so that you can easily understand the entire process in a very simplified way. Okay? But before starting the event, this is my again a request to all my viewers. Please comment section में comment करके मुझे बताइए कि मैं next chapter कौन सा cover करूं इस series अचीवर के थ्रू। So let's start the session, fertilization and their events. So the event fertilization means the entire event or all those events which leads to fusion of gamete or mixing of gamete. Okay? यहाँ आप देख रहे हैं sperm and ova का mixing, and इस mixing के बाद एक चीज अंडरस्टूड है, इस mixing के बाद प्रोडक्शन होगा जाइगोट का। एंड जाइगोट फॉर्मेशन मीन्स जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होगा? जाइगोट को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइज्ड एग। एंड इस फर्टिलाइज्ड एग का फॉर्मेशन होगा बाय द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमेट। इसका मतलब स्पर्म भी हैप्लॉइड होगा। मैं स्पर्म के किसी एक ही क्रोमोसोम को लूंगा, स्पर्म के पास, स्पर्मेटोजोआ के पास या स्पर्म के पास एक्स या वाई है, मेल के पास। तो जब मियोसिस होगा तो मेल में एक्स एंड वाई दोनों ही गैमीट बन जाएगा एज अ हैप्लॉइड गैमीट। ओके, तो सपोज यहां पे मेल के पास एक्स है, फीमेल के पास भी एक्स है, और इस एक्स और एक्स का फ्यूजन जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा विच इज द डाइप्लॉइड फॉर्म। यानी दो हैप्लॉइड सेल मिलके एक डाइप्लॉइड कंडीशन, एक डाइप्लॉइड सेल बनाएंगे। इस डाइप्लॉइड सेल को आप जाइगोट भी बोल सकते हो या फर्टिलाइज्ड एग भी बोल सकते हो। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये इवेंट स्टार्ट कहां से होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमीट से पहले फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है ना कि ये पूरा जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है फीमेल के ओव्यूलेटरी पीरियड पे। आपको याद होगा कि ओवरी मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे यानी 14th डे पे ओवा रिलीज करती है बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। एंड ओव्यूलेशन के टाइम पे जब ओवा रिलीज होगा तो इस ओवा को पिक करेगा ये फिम्ब्रिया, और ये ओवा आके यहां फिम्ब्रिया में फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला इस्थमिक जंक्शन पे वेट करेगा। और ये पैसेज जो आप देख रहे हो दिस इज बर्थ कैनाल, और यहां से स्पर्म जो है वो फैलोपियन ट्यूब तक ट्रेवल करेगा। ओके, तो मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज्ड होगा या डिपॉजिट होगा इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन। एंड जो पहुंच गया साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे, पहुंचने का मतलब बहुत सिंपल सा है, 2 मिलियंस ऑफ स्पर्म के बीच में, इस डायग्राम से मैंने एक चीज शो करने की कोशिश की है, 2 मिलियंस ऑफ स्पर्म के बीच में रेस लगी हुई है, और जो सबसे पहले पहुंचेगा
जो सबसे पहले पहुंचेगा वही सेकेंडरी oocyte के साथ फ्यूज होगा, वही सेकेंडरी oocyte के साथ फर्टिलाइज करेगा। अब आप सोचिए कि आपका फॉर्मेशन कितना स्पेशल है, यानी आपकी फॉर्मेशन के लिए 2 मिलियंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ को रेस लगानी पड़ी, और रेस लगाने के बाद जो सबसे पहले पहुंचा है वही सेकेंडरी oocyte के साथ फ्यूज्ड हुआ या मिक्स्ड हुआ। तो ये इवेंट स्टार्ट तो तभी होगा ना जब फीमेल में ओव्यूलेशन होगा। एंड ओव्यूलेशन के बाद मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, एंड ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस 14th day of menstruation. During ovulation means on the 14th day of menstruation. Okay, तो सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन में क्या होगा, 14th डे पे क्या होगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज्ड होगा फ्रॉम द ओवरी। ओके, फ्रॉम द ओवरी ये रिलीज्ड होगा, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में शो किया है, ये रिलीज्ड हुआ। एंड रिलीज्ड होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका लाइफ स्पैन सिर्फ 2 डेज का है, इसीलिए हर कॉप्यूलेशन फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो सेकेंडरी oocyte रिलीज तो हो गया फ्रॉम द ओवरी, एंड इट इज वायबल ओनली फॉर, वायबल मीन्स जो इसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसके बाद इसकी कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, तो कहीं कहीं 3rd या 4th डे तक भी एक्सटेंड हो सकता है, बट मैक्सिमम हम लोग इसको मेजॉरिटी में 2 डेज तक ही कंसीडर करते हैं। तो इट इज वायबल ओनली फॉर 2 डेज। अब ये चीज तो हमें क्लियर है कि इस 2 डेज के अंदर अगर कॉप्यूलेशन हुआ एंड इंसेमिनेशन हुआ तब फर्टिलाइजेशन होगा। तो पहला इवेंट तो हो गया ओव्यूलेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इस ओव्यूलेशन के बाद सेकेंडरी oocyte का रिलीज फ्रॉम द ओवरी, एंड अब ये वायबल है 2 डेज के लिए इन फेलोपियन ट्यूब। मैं ये भी मेंशन कर दूं कि फेलोपियन ट्यूब में ये सिर्फ 2 डेज के लिए वायबल है। वायबल मतलब ये 2 डेज तक वेट करेगा। अब क्या होगा, अब स्पर्मेटोजोआ, या आप इसको सीमेन कह सकते हो, स्पर्म कह सकते हो, डजंट मैटर, मेल गैमेट की ही बात करनी है हम लोग को। तो स्पर्मेटोजोआ गेट्स डिपॉजिटेड, ये डिपॉजिटेड होगा इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन से ये डिपॉजिट हुआ, ओके, और ये इंसेमिनेशन भी ड्यूरिंग दिस पीरियड होना चाहिए। ओके, अब होगा क्या, तो स्पर्मेटोजोआ में डिपॉजिट हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन, एंड फाइनली स्पर्म हैज टू क्रॉस। अब देखिए कितना मुश्किल इवेंट है, क्योंकि ये पूरा पैसेज जो है ये केमिकल ऑब्स्ट्रैकल्स एंड मैकेनिकल हैजार्ड से कवर्ड है इन द फॉर्म ऑफ एसिड सिक्रीशंस। यहां एसिड्स का पैसेज बना हुआ है, तो ये पैसेज हाईली एसिडिक है। तो सोचिए, स्पर्म हैज टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, ओके, लॉन्ग डिस्टेंस क्रॉसिंग केमिकल ऑब्स्ट्रैकल्स एंड मैकेनिकल हैजार्ड्स। अब चलिए, ये भी इसने क्रॉस कर लिया, कुछ तो क्रॉस कर ही लेंगे, जो क्रॉस कर लेंगे, जो पहुंच जाएंगे फेलोपियन ट्यूब में, और जो सबसे पहले पहुंचेगा, जैसे ये सबसे पहले पहुंच रहा है, ये फ्यूज हो जाएगा। तो स्पर्म हैज टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, फाइनली द फ्यूजन प्रोसेस टेक्स प्लेस, फ्यूजन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन एम्प्यूला इस्थमिक जंक्शन। सोचिए, सिर्फ एक बेसिक डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का। अब इस चीज से एक आइडिया तो लग गया होगा कि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ स्पर्म को
साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक पहुंचाया है, बट आगे ये प्रोसेस होगा कैसे, एडवांटेजेस क्या है इस प्रोसेस के, बहुत कुछ अभी हम लोग को डिस्कस करना है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। अब पहुंच गया स्पर्म फलोपियन ट्यूब तक, जो पहले पहुंचा वो फर्टिलाइजेशन करेगा, यानी वो मिक्सिंग करेगा विद द फीमेल गारमेंट। इस प्रोसेस का एडवांटेज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग एडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन समझ लेंगे। ओके, तो एडवांटेजेस क्या है फर्टिलाइजेशन के, ये चीज भी समझ लें क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एडवांटेज, आपको याद है, अगर आपने oogenesis पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। oogenesis में पहले मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ, फिर टेम्पोररी सस्पेंड हो गया था, फिर उसको हमने कंप्लीट तब किया जब टर्शरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हुआ ना, उसके बाद थैका ऑर्गेनाइज्ड हुआ था एक्सटर्नल एंड इंटरनल थैका में। फिर हम लोगों ने मियोसिस 2 स्टार्ट किया, मियोसिस 2 भी स्टार्ट हुआ, बट मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ था। तो जैसे ही स्पर्म यहां पहुंचेगा, ये जैसे ही स्पर्म ओवा के पास पहुंचेगा, यहां पे मान लीजिए ये स्पर्म पहुंच गया है ओवा के पास, ये चीज आपको समझनी है। जैसे ये पहुंचेगा यहां पे एक्टिवेशन होगा ओवा का, यानी जैसे स्पर्म एंड ओवा का कांटेक्ट होगा, इट लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ ओवा। अब कौन सा एक्टिवेशन यहां हो रहा है, ये वो एक्टिवेशन है जो सेकेंड मियोसिस को कंप्लीट करता है। इट मींस कि फीमेल में oogenesis से जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था मियोसिस का, वो कंप्लीट तभी होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो ये पहला एडवांटेज हुआ कि एडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में कि इट एक्टिवेट्स द ओवा फॉर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2। ये तो पहला एडवांटेज हुआ। दूसरा एडवांटेज क्या है, दूसरा एडवांटेज ये है ना, इस चीज को आप देखें, फर्टिलाइजेशन से 2 हैप्लॉइड गैमीट की मिक्सिंग हुई थी, जिससे जाइगोट बना था, डाइप्लॉइड कंडीशन दोबारा बन चुकी थी, यानी फर्टिलाइजेशन होगा तो डाइप्लॉइड कंडीशन भी रिस्टोर्ड होगी, and it is very essential for the continuity. Okay, so it restores the diploid condition. अब ये 2 एडवांटेजेस तो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं। डाइप्लॉइड कंडीशन भी रिस्टोर्ड हो गया, एक्टिवेट भी हो गया फॉर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2। अब इस एडवांटेजेस के बाद हम लोग दोबारा आएंगे कि जैसे ही ये कांटेक्ट में आएगा, यानी स्पर्म एंड ओवा के कांटेक्ट के बाद क्या चेंजेस आएंगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिजियोकेमिकल इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के लिए अब फिजियोकेमिकल इवेंट्स क्या हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो उसको ही हम लोग बेस मानते हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन। अब आप देखिए फिजियोकेमिकल इवेंट्स में क्या होगा, फिजियोकेमिकल इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ये हम लोग को अब डिस्कस करना है। तो फिजियोकेमिकल इवेंट क्या कहता है, इस चीज को आप इस डायग्राम के थ्रू समझें। जैसे ही स्पर्म, मतलब जो सबसे पहले स्पर्म ओवा के पास पहुंचेगा, इस चीज को अब समझना है आपको इस डायग्राम के थ्रू। स्पर्म अपने हेड पे, ये जो पोर्शन है ये तो न्यूक्लियस का पोर्शन है, और हेड पे एक गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एज ए कैप, जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम, बोलते हैं ना। तो जैसे ही स्पर्म एंड ओवा का कांटेक्ट होगा, सबसे पहला इवेंट होगा एक्रोसोमल रिएक्शन। अब ये एक्रोसोम जैसे ही एक्रोसोमल रिएक्शन शो करेगा, ये 3 एंजाइम रिलीज करेगा। तो पहले इस एंजाइम के बारे में समझते हैं। ओके, तो व्हेन स्पर्म एस्टैब्लिश कांटेक्ट विद ओवा, व्हेन स्पर्म एस्टैब्लिश कांटेक्ट विद ओवा, तो इट जैसे ही एस्टैब्लिश करेगा, इट शोज
एक्रोसोमल रिएक्शन। अब ये एक्रोसोमल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो ये एक्रोसोमल रिएक्शन है क्या? एक्चुअली एक्रोसोमल रिएक्शन का मतलब ये हुआ, ये जो एक्रोसोम है ये यहां से 3 एंजाइम को रिलीज करेगा। तो इस एक्रोसोम से जो 3 एंजाइम रिलीज होंगे वो स्पर्म लाइसिन वाले एंजाइम है, मतलब स्पर्म लाइसिन मतलब जो ओवा की कवरिंग्स को डिसॉल्व करे। तो फर्स्ट एंजाइम है हायालुरोनिडेज। ओके, ये सारे एंजाइम्स एक ही फंक्शन कर रहेंगे, एक ही फंक्शन मतलब एक ही टारगेट होगा इनका कि एनवेलप को डिसॉल्व करे। तो मैं बताऊंगा अभी सारे फंक्शंस को। सेकेंड एंजाइम इज जोना पेनिट्रेटिंग and the third one is corona radiating। अब ये सारी चीजें हैं क्या? इसके लिए दोबारा पहले इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ये जो oocyte का स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर है। ओके, और इस oocyte के स्ट्रक्चर में ये जो आप देख रहे हो, ये जो ब्लू कलर के मार्कर से मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज सेकेंडरी oocyte। ओके, और ये जो रेड मार्कर से मैंने कवरिंग शो की है ये है जोना पेलुसिडा। ओके, तो दिस इज जोना पेलुसिडा एंड बिल्कुल जो आउटर पे कवरिंग है ब्लैक वाली, ओके, ये जो कवरिंग है दिस इज कोरोना रेडिएटा। ओके, तो अब नाम से तो क्लियर हो रहा है ना कि ये वो एंजाइम्स है जोना पेनिट्रेटिंग जो जोना पेलुसिडा को ब्रेक करेगा, कोरोना रेडिएटिंग जो कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करेगा, एंड हायालुरोनिडेज जो डिसॉल्व करेगा ग्राउंड सब्सटेंसेस को, यानी जो मैट्रिक्स होगा उसको डिसॉल्व करेगा हायालुरोनिडेज। तो इट डिसॉल्व्स ग्राउंड सब्सटेंसेस, ये ग्राउंड सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करेगा। ओके, जोना पेनिट्रेटिंग डिसॉल्व्स जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा डिसॉल्व्स कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटिंग एंजाइम डिसॉल्व्स कोरोना रेडिएटा। तो ये एक्रोसोमल रिएक्शन से जो 3 सब्सटेंस रिलीज हुए ऑफ एंजाइमेटिक नेचर, फाइनली हुआ क्या? दीज कंपोनेंट्स और दीज सब्सटेंस डिसॉल्व्स द एग एनवेलप। तो ये एग के एनवेलप को डिसॉल्व कर रहा है ना। इस चीज को अब हम लोग डायग्राम पे दोबारा लेके चलते हैं। तो जैसे ही एक्रोसोमल रिएक्शन हुआ, अब इस चीज को अब ऐसे समझिए, जैसे ही एक्रोसोमल रिएक्शन हुआ ये कवरिंग्स जो थी डिसॉल्व हो गई। अभी हम लोग सेल मेम्ब्रेन को डिसॉल्व नहीं करेंगे, और ये स्पर्म जो था, मैं इसको यहां से रब कर दूं, ये स्पर्म जो है ये अब बिल्कुल सरफेस पे आ चुका है। ओके, ये बिल्कुल सरफेस पे आ चुका है अपने एक्रोसोमल रिएक्शन की वजह से। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ही ये एग एनवेलप को डिसॉल्व करेगा, इट मेक्स द पाथ फॉर द अटैचमेंट विद सेकेंडरी oocyte। तो ये जैसे डिसॉल्व करेगा एग एनवेलप को, इट मेक्स द पाथ, ये पाथ बनाएगा, रास्ता बनाएगा फॉर द अटैचमेंट विद सेकेंडरी oocyte। ओके, मैंने सेकेंडरी के लिए ये सिंबल ले लिया है। अब होगा क्या? अभी प्रोसेस तो कंप्लीट हुआ नहीं, क्योंकि अभी भी ये मेम्ब्रेन बाकी है। अब क्या होगा? ओवा के सरफेस पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इस चीज को बहुत ध्यान से आपको समझना है। ओवा के सरफेस पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इस प्रोटीन को बोलते हैं फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। मैं इसको यहां मेंशन कर रहा हूं, दिस इज नोन एज फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। ओके,
तो ओवा के सरफेस पे तो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन है और स्पर्म के सरफेस पे, यानी मैं यहां थोड़ा सा ये पैसेज क्लियर कर रहा हूं ताकि ये प्रोसेस बहुत इजीली आपको समझ में आए। और यहां पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं इस प्रोटीन को बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। तो फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन के इंट्रैक्शन की वजह से मेम्ब्रेन भी डिसॉल्व हो जाएगा एंड फाइनली स्पर्म अपना हेड मींस न्यूक्लियस अलोंग विद द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को विड्रॉ कर देगा into the envelope of secondary oocyte। बात समझ में आ रही होगी आपको। इसका मतलब बहुत सिंपल सा था कि फर्टिलाइजिंग प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ ओवा एंड on the surface of ova and anti-fertilizing protein on the surface of sperm, on the surface of sperm helps in बाइंडिंग एंड बाइंडिंग मतलब यहां पे बाइंडिंग होगी और सेकेंडरी oocyte की एंड स्पर्म की, तो बाइंडिंग एंड डिसोल्यूशन ऑफ, डिसॉल्व होगा यहां पे सेल मेम्ब्रेन, तो डिसोल्यूशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी डिसॉल्व हो जाएगा एंड फाइनली जैसे ही ये डिसॉल्व होगा तो स्पर्म head along with the cytoplasmic matrix withdrawn into the secondary oocyte. The sperm head means the nucleus portion along with cytoplasm enters into or withdrawn into, मैं enters ही mention कर दूं, enters into oocyte और सेकेंडरी oocyte। ओके, तो अब एक चीज तो क्लियर है कि ये हेड सेकेंडरी oocyte के अंदर आ चुका है। जैसे ये अंदर आएगा, अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स करेंगे क्या, मैं सिर्फ अब सेकेंडरी oocyte और स्पर्म का रिलेशन शो करूंगा। अब आप इसको ऐसे समझें कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन था सेकेंडरी oocyte का और ये न्यूक्लियस है और स्पर्म भी अपने हेड को एंटर करा चुका है, न्यूक्लियस को एंटर करा चुका है, ओके, अलोंग विद द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। और इसके जस्ट बाद होगा क्या, आप देखिए ये पूरा हम लोग को कवर करना है क्योंकि पैसेज सिर्फ इतना ही रखना है जिसमें ये स्पर्म एंटर हो सके। अब जैसे ये एंटर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte के नीचे ये कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स प्रेजेंट है, ये तुरंत हार्डन कर लेंगे एनवेलप को और जैसे ही हार्ड होगा दो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, जोना रिएक्शन एंड कोरोना रिएक्शन, और जो कंप्लीटली कवर कर लेगी सेकेंडरी oocyte को, जिससे कि प्रिवेंट होगा पॉलीस्पर्म, यानी अब कोई और स्पर्म इसमें एंटर नहीं हो सकता। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स जस्ट बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हार्डन्स द एनवेलप, ये बिल्कुल हार्ड कर लेगा एनवेलप को, और जैसे ये हार्ड करेगा एनवेलप को, जोना एंड कोरोना रिएक्शन टेक्स प्लेस। जोना एंड कोरोना मतलब जोना पैलुसिडा और कोरोना रेडिएटा की रिएक्शन होगी एंड विच प्रिवेंट्स, और ये रिएक्शन क्या करता है, सिग्नल्स भेजता है एनवेलप के ऊपर, और यहाँ पे कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स के हार्डनेस से जो सिग्नल्स आते हैं ये सिग्नल्स प्रिवेंट करता है पॉलीस्पर्मी को, तो इट प्रिवेंट
Polyspermy means the entry of further sperm. It stops the entry of further sperm. अब कोई और sperm इसमें एंटर नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई होगी आपको। सोचे कितना इंपॉर्टेंट ये पार्ट था कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स का। अब जैसे ही ये कॉन्टैक्ट डेवलप होगा तो एक चीज तो क्लियर है ना कि ये जो फ्यूजन है वो फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस है, एक स्पर्म एंड एक ओवा न्यूक्लियस। तो दिस रिजल्ट्स इन द फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस, दिस रिजल्ट्स इन द फ्यूजन ऑफ मेल spermatozoa nucleus or male sperm nucleus, and that male sperm nucleus becomes pronucleus. It becomes pronucleus, okay, and that pronucleus fuses with the nucleus of the secondary oocyte, which result in, अब fusion तो हो गया male sperm nucleus का, which becomes pronucleus with the nucleus of secondary oocyte, okay। अब फ्यूजन होने से क्या हुआ, एक्टिवेशन हुआ, मियोसिस 2 कंप्लीट हुई। तो जैसे ही मियोसिस 2 कंप्लीट होगा अगेन 2 सेल का फॉर्मेशन होगा। तो मियोसिस 2 कंप्लीटेड होगा यहां पे और यहां बनेगा एक लार्ज सेल एंड सेकेंड पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी हम लोग ने oogenesis से बनाया था, सेकेंड पोलर बॉडी यहां बनेगा। तो उस लार्ज सेल को बोलते हैं ootids, एंड ootids के बाद जो सेकेंड सेल बनेगा वो बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन।